नड्डा, मैं हूं तमन्ना। सत्ता का लोभ इंसान से क्या क्या करवा सकता है, गद्दी की लड़ाई किस हद तक लोग को गिरा सकते हैं, ये हमने आज देखा उत्तर प्रदेश में। यादव परिवार की लड़ाई अब इतनी कड़वी हो गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से माइक छीना गया और उन्हें झूठा कहा गया। मुलायम सिंह रो पड़े। शिवपाल यादव ने अखिलेश के सीएम पद से हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के इस युद्ध ने हर सीमा तोड़ दी है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी में आज सुबह हुए मीटिंग में कैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये आशु मलिक ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। लोकतंत्र के औरंगजेब और शाहजहां की चर्चा के साथ समाजवादी पार्टी में सत्ता का संघर्ष खुले मंच पर नंगा हो गया। फिर भी ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सारे सवाल अपनी जगह खड़े रहे और लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। सुनिए, क्या बात करते हो? इसको हमें बताया दोनों को, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7,38,000 से कम नहीं, आज से ज्यादा संपर्क और सिद्ध हो गया था। वो हमारे से नहीं बचे, हमारे से गाड़ी भी क्यों कहते वो आदमी है। दरअसल अखिलेश 2017 में यूपी की जनता के सामने जाने से पहले मुलायम की विरासत छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी विरासत से उन तमाम लोगों को छांट कर अलग कर देना चाहते हैं जो सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं। इसमें उनके चाचा शिवपाल, अमर सिंह, सौतेली मां साधना गुप्ता का कुनबा और खुद मुलायम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति अंत में परसेप्शन या छवि की लड़ाई होती है, और चाहे जो भी फैसला हो, अब के बाद दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश अपनी अपनी कहानी लेकर, अपना अपना वर्जन लेकर लोगों के सामने जाएंगे। एक तरफ है एक पिता जिनके बेटे ने सब कुछ मिलने के बाद भी उनको धोखा दे दिया, जो खुलकर बगावत पर आ गए हैं। इस पूरे ड्रामा का एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन है एक कामकाजी, साफ सुथरे युवा नेता का, जो अपने पिता और चाचा के दबाव से, प्रेशर से निकलकर आगे आना चाहते हैं। इन दोनों कहानियों में से यूपी की जनता किस स्टोरी को मानेगी? क्या बिना मुलायम के अखिलेश राजनीति में टिक पाएंगे? ये हम सवाल आज पूछ रहे हैं। CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आप हिस्सा भी ले सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन पोल में। हम पूछ रहे हैं कि अगर अखिलेश ने मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हम इस पोल का जवाब आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी में मचे संग्राम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, बीजेपी के तरफ से नरेंद्र तनेजा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान खान से बात होगी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हैं हमारे CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी। स्वागत है आप सबका। संजीव मिश्रा जी, पहले तो बताएं कि अब तक जितने बार भी हमने आपसे बात की है, आपने सीधे कहा है कि कुछ है ही नहीं झगड़ा लड़ाई। आज कम से कम आप मानेंगे, जब बात सामने आ गई कि कितनी खराब हालत है आपकी पार्टी में, कि मुख्यमंत्री को सबके सामने झूठा कहा जाता है। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से मैं समझता हूं कि लोगों के दिलों में जो भी भड़ास थी वो आज की बैठक में निकल गई, और अब नेताजी कोई ना कोई निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से सब कुछ एकजुट होकर के 2017 की चुनाव की तैयारी भी की जाएगी और जीत करके भी आया जाएगा। संजीव जी, आप कैसे कह सकते हैं कि सब एकजुट हो जाएंगे जब इतनी कड़वाहट बाहर आ गई है? कोई वोटर कैसे मानेगा कि आपकी पार्टी साथ में खड़ी हो सकती है? देखिए, देश के सबसे बड़े नेता हैं तो नेताजी हैं, और मैं समझता हूं कि उनके पास जितना तजुर्बा है, वो जितने बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़े परिवार को एकजुट कर रखा है, इस पूरे प्रकरण में भी वो एक निर्णय निकालेंगे, और निर्णय से ही पूरा समाजवादी का कुनबा और पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा उत्तर प्रदेश के नौजवान और साथी सब एकजुट होंगे, और फिर से हम लोग जीत करके आएंगे 2017 का चुनाव।
संजीव मिश्रा जी, मैं आलोक जोशी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं देश के सबसे बड़े नेता हैं नेताजी, और उन्होंने अपने बहुत बड़े समाजवादी कुनबे को एक करके रखा हुआ है। आप सिर्फ ये बताएं कि अगर वो इतने बड़े नेता हैं, पूरे कुनबे को एक करके उन्होंने रखा हुआ है, परिवार के अंदर की ये लड़ाई वो अपने घर के अंदर क्यों नहीं सुलटा पाए? उसे इतने बड़े मंच पर क्यों आना पड़ा, जहां की वो नेशनल टेलीविजन पर पूरे देश ने देखा उसे? क्या आलोक जी, एक बात बहुत साफ सी है। छोटा सा परिवार होता है 5-6 लोगों का, और जब उसमें अगर कोई बातचीत हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आज हालात इस तरीके के हैं कि ऐसे मौके पर और ऐसे मंच पर इस तरीके की बातें हुई। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के अंदर भी जो भी भड़ास थी एक दूसरे के बारे में, आज वो सब कुछ निकल गई, और इसके बाद नेताजी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य निर्णय होगा, और सबको मैं समझता हूं कि सबका सम्मान भी रहेगा उस निर्णय में। ओके, भड़ास निकल गई है कह रहे संजीव मिश्रा। अब सब एक साथ आएंगे। नरेंद्र तनेजा जी, इसमें किस तरह का मौका नजर आता है बीजेपी को? ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, इसने पूरी तरह यूपी के राजनीति पर ये छाया हुआ है, सब इसी की बात कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पार्टी ने कोई कुकर है, कुकर की तरह हवा निकल गई सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता का आज इन लोगों ने जो अपमान किया है, उत्तर प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री और कुल मिलाकर के पूरे देश ने जो सीन आज देखे, दृश्य देखे, शर्मनाक। उत्तर प्रदेश की जनता का समझ में नहीं आ रहा वो देश के सामने अपना सर कैसे उठाए। इन लोगों ने एक परिवार ने पूरे उत्तर प्रदेश की आज नाक कटवाई, उसको शर्मसार किया है। और जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दे गरीबी की हैं, बिजली नहीं है, वहां पे सड़कों की क्या हालत है, असुरक्षा है, महिलाओं का सारा देश जानता है, सबसे पिछड़ा राज्य है, और उसकी जगह ये लोग जो है अपने काला धन है, सब छोड़िए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप लोगों को शर्मसार होना चाहिए कि वो प्रदेश जहां पे गौतम बुद्ध जैसे लोग जो हैं अंतिम सांस उन्होंने ली, राम का प्रदेश, कृष्ण का प्रदेश, ये तुलसी का प्रदेश, अब ये अकबर का प्रदेश, ये ऐसी जगह आकर के आपने क्या, ऐसे प्रदेश को जो पूरे देश की शान है, आज आपने उस प्रदेश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया। सबसे पहले तो पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी। आप इस काबिल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। और आप ये देखिए ना, आज एक वहां पे शासन चला, आज सबका फोकस लड़ाई झगड़े पर है। तमन्ना एक सेकंड, आपको ये सोचना चाहिए कि वो अब जनता को उत्तर प्रदेश की समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा हवाई जहाज है जो 40,000 फीट ऊपर चल रहा है, जिसमें कॉकपिट ही गायब हो गई, ना कोई पायलट है ना को पायलट है। उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको कुल मिला के दिखता है देश में ये परिवारों से चलने वाली राजनीति बहुत हो गई, इसका अर्थ करिए। परिवार की राजनीति और लड़ाई अपनी जगह पर है। आज एक और चौंकाने वाली बात हुई कि खुलकर ये सामने आ गया कि मुख्यमंत्री ने अपने विल के खिलाफ दबाव में आकर एक मंत्री को जो हटा दिया था, उनको वापस लेना पड़ा। आज अखिलेश जी ने ये खुलकर बोल दिया, आज एक्नॉलेज कर दिया देश के सामने। लेकिन लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को पहले से पता था कि वो पूरे मुख्यमंत्री नहीं है, वो 12 मुख्यमंत्री थे। आज 12 मुख्यमंत्रियों के सबके सामने आ गए। तो आप देखिए, पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी जनता की अस्मिता, उसकी इज्जत, उसके प्राइड को इन लोगों ने जो है बाजार में शर्मसार किया है। सुलेमान खान, आपके मुताबिक क्या होने जा रहा है यादव परिवार में और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या होने जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोसनाक बात है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मुलायम सिंह यादव पे है, और उनके लिए एक बड़ा टेस्ट है कि वो अपने परिवार को और पार्टी को एक साथ रख सकें। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सन 2012 में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को एक बहुमत दिया था, और बड़ा बेहतरीन उनको मैंडेट दिया था। और वो इसलिए दिया गया था कि जो किसानों की परेशानी है उसको देखें, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करें, आम रोजगार के लिए काम करें, और एक पूरा उत्तर प्रदेश का विकास करें। लेकिन वो सब तो 4.5 साल में हो नहीं पाया, और आपस में इन फाइटिंग, जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है, उसके वो ज्यादा हुई। और अब तो सब कुछ सामने आ गया, तो सब, हर आदमी सत्ता में, ताकत में, पार्टी के अंदर ओहदों पे बैठने में ज्यादा मशगूल रहा और इंटरेस्टेड रहा, रादर वो ये कोशिश करते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता। राहुल गांधी जी ने
जब हम कांग्रेस पार्टी ने किसान यात्रा निकाली थी, उसमें हमारा नारा था 27 साल यूपी बेहाल। 27 साल से उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने रूल किया है। मेरी बात पूरी हो जाए, उन्हें रूल किया है और इसीलिए राहुल जी ने देवरिया से दिल्ली तक यात्रा निकाली और हमने ये कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे और न्यूनतम मूल्य देंगे। ओके सुलेमान खान जी, हम पार्टी के नारों की बात नहीं कर रहे हैं आज। तो धान की मैं समझती हूँ कि आपको आपके नेता की बात करनी है। ना मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। बात आप पूरी करेंगे सर, लेकिन हम आज फोकस कर रहे हैं यादव परिवार की अंदरूनी लड़ाई पर और इससे क्या असर होगा। तमन्ना जी मैं समझती हूँ कि आपको फ्लफ करना है अपने नेता के बारे में, जरा सी मैं बात पूरी कर लूँ। मेरा ये सिर्फ जी नहीं मुझे नहीं करना, नहीं कुछ और, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो जो मेन इशू है उसकी तो ना नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार बात करती है, ना ही अखिलेश यादव बात करते हैं। हम बात करते हैं और लड़ाई और सत्ता को हथियाने की बात इनकी होती है। नरेंद्र मोदी जी वैसे तो जुमले देते हैं, लेकिन यूपी के जनता के लिए कोई बात नहीं करते। और अहम मामले हैं, उन पे बोलना चाहिए। कांग्रेस ने करके दिखाया किसानों के लिए, लोन माफ भी हमने करके दिखाया। हाँ, बहुत करके दिखाया, बहुत हो गया। आते हैं इस मूल मुद्दे पर। कांग्रेस ने बहुत करके दिखाया। इस वक्त क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? फेलियर है वो। नहीं, विनोद शर्मा जी आइए कुछ एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। विनोद शर्मा जी, अब इस समय कहना मुश्किल है कि आगे अगले कुछ घंटों में, दिनों में, हफ्तों में एग्जैक्टली होगा क्या कि अखिलेश निकल कर आएंगे समाजवादी पार्टी के बाहर, क्या वो खुद की पार्टी बनाएंगे। लेकिन जो भी इसका निष्कर्ष निकले, एक बात तो साफ है कि जो साफ है अखिलेश की पार्टी की, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कैसे जाएंगे वो वोटर के सामने? ये बात ठीक है आपकी कि भले ही समाजवादी पार्टी एकजुट रहे या उसमें बंटवारा हो जाए, अगर एकजुट भी रहेगी तो जनता के मानस में जो उनका सोशल बेस था, जो एमवाई बेस होता है उनका, मुस्लिम यादव बेस, उसमें मैं समझता हूं भारी विघटन होगा। आने वाले इलेक्शन में इसका फायदा मेरे नजर में बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। कारण उसका क्या है? कारण उसका यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक त्रिकोणीय संघर्ष जो पहले था, अब उसमें ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कंटेस्ट बीजेपी और बीएसपी में होने की संभावना है। और अगर उस कॉन्टेस्ट में बीएसपी अपना दलित वोट रखती है, उसको कंसोलिडेट करती है और उसके साथ उसको बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट मिलता है, क्योंकि मुस्लिम तो टेक्टिकली वोट करते हैं, उनका वोट भाजपा के खिलाफ होता है और उस पार्टी के साथ होता है जो कि सक्षम नजर आती है कि भाजपा को हरा सकती है, नहीं हरा सकती। तो आज के दिन ये लग रहा है कि जो यादवी युद्ध छिड़ा हुआ है समाजवाद पार्टी के भीतर, उसके जो आसार हैं वो भले ही ये इकट्ठे रह जाए, भले ही मुख्यमंत्री बने रहें अखिलेश यादव, लेकिन जनता के पास जब जाएंगे, उनके समक्ष जब जाएंगे, तो किस हैसियत से जाएंगे? सरकारें इकबाल से चलती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इकबाल से चलती हैं, और वो इकबाल कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का उसको भारी धक्का पहुंचा है। ये बदकिस्मती है कि मुलायम सिंह की नजरों के सामने ये सब हो रहा है। हमने पहले ये होते हुए देखा है, कश्मीर में देखा था जब शेख अब्दुल्ला चले गए तो जीएम साहब में और फारूक अब्दुल्ला में झगड़ा हुआ, चौधरी साहब चले गए तो अजीत सिंह और देवीलाल जी में झगड़ा हुआ। लेकिन किसी नेता की आंखों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे झगड़े हुए हैं। जब नया नेता आया उमर अब्दुल्ला, तो उसके भी यहां बड़े चचा थे, उन चचाओं ने बगावत करने की कोशिश की। ये सिर्फ चाचे भतीजे की लड़ाई नहीं है आलोक जी, यहाँ पर पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हैं। यहाँ पर मुलायम जी बस म्यूट स्पेक्टेटर नहीं, वो एक पार्टी है इस पूरे झगड़े में। ये ही शायद इस झगड़े का सबसे अलग पहलू है, जो इस झगड़े को सबसे अलग करता है कि ये जितने अभी विनोद जी ने बताया, और विनोद जी ने ये भी कहा कि सरकारें इकबाल से चलती हैं, तो इकबाल और अखलाक अगर नहीं रहता है तो सरकार चलाना मुश्किल होता है, पार्टी को लीड करना भी मुश्किल होता है। पार्टी में मुलायम सिंह जिस तरह से आज उन्होंने जो भाषण दिया, जो व्यवहार किया, वो ऐसा ही था कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फटकार रहे हैं पब्लिकली, भले ही वो आपकी पार्टी की अंदरूनी बैठक रही हो, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस थी कि जिसके बीच में इस तरह की फटकार एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के लिए सही नहीं कही जा सकती है।
और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुलायम सिंह किस पक्ष के साथ हैं। मुलायम सिंह शिवपाल सिंह यादव के साथ हैं, अमर सिंह के साथ हैं, और ये वो लोग हैं जो जब अभी विनोद जी ने कहा कि ये एक साथ रहें या अलग अलग हो जाएं, जनता जब इनको देखेगी तो कैसे देखेगी। मुझे जो लगता है कि अगर अखिलेश यादव अलग हो जाएंगे तो जनता उनको एक अलग नजर से देखेगी, और अगर आज कोई समझौता हो जाता है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को मुलायम सिंह किसी तरह फिर गले मिलवा के पैर छुआ के एक साथ कर देते हैं, तो शायद वो पूरा इकबाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उन्हें ये उनके पास वो फेस नहीं रहेगा जिसे लेके वो पब्लिक के सामने जा सकें कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में हूं और आप मुझे वोट दीजिए। इनफैक्ट हर्षवर्धन जी, अगर आज अखिलेश ने स्टैंड नहीं लिया तो जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कम से कम आज वो कुछ सहानुभूति तो ले सकते हैं कि देखिए मैंने अपनी जो बात है वो रखने के लिए इतनी लड़ाई की, सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज अगर वो मान गए तो किस तरह से उनकी इमेज पर असर पड़ेगा? तमन्ना, फिलहाल अखिलेश मानने वाले नहीं हैं और अभी की जो ताजा घटना है उसमें शिवपाल यादव गए हैं अखिलेश यादव के घर पर जी, और आशु मलिक ने जिस तरह से अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है वो दरअसल साफ कर रहा है कि अखिलेश यादव उस लड़ाई में जीत रहे हैं। और एक जो गलतफहमी थी, जो एक जनरल सेंटिमेंट था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो बाहुबल है वो शिवपाल यादव के साथ है, उत्तर प्रदेश में जो कहें कि ताकतवर लोग हैं वो हर जिले के समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उसमें शिवपाल यादव उनके नेता हैं समाजवादी पार्टी में। आज वो थोड़ा सा फर्क दिखा कि अखिलेश यादव उस समाजवादी पार्टी का जो नौजवान नेतृत्व है उसके नेता हैं, और वो जिस तरह से जो पार्टी कार्यालय के बाहर मारपीट की घटना हुई और बड़ा सिलेक्टिव मामला चल रहा है, आप देखेंगे तो अखिलेश यादव का खेमा बहुत कमजोर नहीं है। और जिस तरह से चिट्ठियां लीक कराई गई हैं, मुलायम सिंह यादव के पास अमर सिंह है, जो अमर सिंह दिल्ली में बैठ के इस तरह की राजनीति करते हैं और वो ब्लैकमेलिंग और दुनिया भर के जो पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि लाइजनिंग होती है उसके मास्टर हैं। अखिलेश यादव के पास जो एक नई टीम पैदा हुई है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मैं अभी यहां चल रहा था, उसके ठीक पहले जो वीडियो 4-4 मिनट के 3 वीडियो आए हैं मेरे पास, और वो वीडियो उन लोगों ने भेजे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में है, लेकिन अखिलेश यादव को वो नेता मानते हैं। उन वीडियोज में वो हिस्सा हाईलाइट किया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव के ही दबाव में दीपक सिंघल को हटाया, मुलायम सिंह यादव के ही दबाव में गायत्री प्रजापति को हटाया, और फिर से जब वहां से फैसला आ गया कि नहीं वापस ले लो तो वापस ले लिया। तो और अखिलेश ने आगे भी बताया है कि अमर सिंह लगातार किस तरह से दिल्ली की सर्किल में ये कहते घूमते रहे कि हम नवंबर तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। और अब अगर शिवपाल यादव इतने झगड़े झंझट के बाद जा रहे हैं 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव की इमेज आप जितना डैमेज करना था कर चुके, इसके बावजूद अखिलेश यादव सबसे बड़ी इमेज के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे जो लगता है, मतलब मेरी निजी ये राय है कि इसमें समाजवादी पार्टी के तौर पर कितनी बचेगी नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव बेहतर जा रहे हैं। और अभी से ये आंक लेना कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलने वाले हैं, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। अभी हफ्ते 10 दिन में और समीकरण साफ होंगे और अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। लेकिन बड़े नेता के तौर पर कैसे वो उभरेंगे? संजय सिंह, जब उन्होंने, जैसे हर्षवर्धन कह रहे हैं, सबके सामने माना कि उन्होंने दबाव में गायत्री प्रजापति को वापस ले लिया, दीपक सिंघल के मामले में भी उनकी चली नहीं, मुख्तार अंसारी के मामले में भी उनकी चली नहीं, तो ये कैसे एक पॉजिटिव बात हुई अखिलेश के लिए जब वो दुनिया के सामने निकल कर आए कि उनके हाथ में कमान है ही नहीं, ये वीकनेस नहीं है? देखिए तमन्ना, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसमें निश्चित तौर पे ये दिखता है कि जो आम मानसिकता होती है पार्टी में या बाहर कि अगर कोई उगता सूरज है तो लोग उसको सलाम करते हैं, और अखिलेश यादव वहां पे एक उगता सूरज हैं, और लगता है कि मतलब एक तरह की उन्होंने इमेज भी बनाई है। लेकिन उससे ज्यादा एक सीरियस बात जो पूरे घटनाक्रम में निकल करके आई है, जिसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो ये देखिए कि ये कैसी सरकार है, किस तरह की पार्टी सरकार चला रही है, जहां मुख्यमंत्री बोलने जाते हैं और उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहां के, वो उनका माइक छीन लेते हैं, उनको झूठा बोलते हैं,
और उसके बाद जो मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं इस पार्टी के, वो कहते हैं कि ये जो है शराबी और जुआरियों की वो सरकार होते जा रही है। वो कहते हैं कि सत्ता इनके दिमाग में घुस गई है। मतलब अजीब अजीब तरह की बातें हो रही। मुख्तार अंसारी को बताया जा रहा है कि वो कितने मतलब अच्छे आदमी हैं, कितने निष्ठावान आदमी हैं। अगर आप शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव का लेटर वो देखिए तो ये बताता है कि ये कितनी करप्ट सरकार है। और इससे ज्यादा करप्शन का एग्जाम्पल मतलब ये किसी कोर्ट को या सीबीआई को या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस पे एक सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। उसमें ये कहा हुआ है कि हजारों करोड़ रुपया इन्होंने बहाया, व्याभिचारी रहे और सत्ता का दुरुपयोग किया। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं। और उसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव क्या कहते हैं कि ये इनके बेटे और जो बहू हैं वो फंसे हुए हैं यादव सिंह घोटाले में। मतलब सारा कुछ सारे की जानकारी से चल रहा है। तुम हजारों बनाओ, तुम करोड़ों बनाओ, तुम लाखों बनाओ, तुम अरबों बनाओ। और ये कह रहे हैं कि ये गिरोह चला रहे हैं और इस गिरोह में मतलब जो भी वो कर रहे हैं उस गिरोह की चर्चा बार बार आ रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सरकार ही, क्या ऐसी सरकार रहनी चाहिए? भैया आपके घर का झगड़ा आप घर में निपटाओ। मतलब मैं संजीव मिश्रा जी के साहस की दाद देता हूं जो आज आए अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए ऐसे इंडिफेंसिबल समय में। यह आपके परिवार का झगड़ा आप निपटाओ भैया। आप शासन चला रहे हैं, लोगों के पैसे को लूट रहे हैं, लोगों को जो गवर्नेंस देना चाहिए वहां यही दे रहे हैं, व्याभिचार। मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि व्याभिचार हम दे रहे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग दे रहे हैं। कौन सी आस्था को लेकर के जाएंगे? अखिलेश यादव अगर जाएंगे भी, अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो अखिलेश यादव के 2017 का चुनाव कहीं से नहीं है। नहीं, संजीव मिश्रा आज भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई क्या ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा? माइक छीन रहे हैं, एक दूसरे के सामने गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब उंगलियां ऐसे दिखाई जा रहे हैं जैसे कि वो मारपीट वहां पे होगा। क्या होगा? जब शिवपाल यादव बोल रहे थे तो नीचे से हुटिंग हो रही थी। कौन नेता है भाई? आज संजीव जी का ही कौन नेता है? मुझे संजीव जी शायद अपने आप से पूछ रहे होंगे, वो मुलायम सिंह यादव उनके नेता हैं, अखिलेश यादव उनके नेता हैं, शिवपाल सिंह यादव नेता हैं। भैया समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो सही में काम करना चाहते थे, उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो एक पार्टी के साथ जुड़े थे, वो किसी व्यक्ति के साथ खंडित होने को थोड़ी जुड़े थे। नहीं, कोई जवाब है सर आपके पास? नहीं, उन्हें लूट करने के लिए जवाब दिया था, चुना था। संजय जी को बोल लेना दीजिए। हजारों करोड़ बहाओ। जी संजीव मिश्रा। देखिए संजय जी जो बात कह रहे हैं वो उनका अपना आकलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो अंदर खटास थी या जो भड़ास आप कह रहे हैं वो थी, वो निकल गई है। और नेताजी को निर्णय लेना है कि कैसे किस तरीके से सबका सम्मान बचा रहे। तो मुझे लगता है कि चमत्कारी है। कितनी निकल गई है पूरी? नहीं देखिए, ये तो आरोप जो है वो किस तरीके से और कैसे आरोप लगाया गया है ये एक अलग विषय है। आरोप नहीं लिखित है, लिखित फटेगा या कुकर फटेगा, लिखित दे रहे हैं कि ये कुकर फटेगा। के लायक नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपने जिस तरीके की बात कही, आप तो ऐसी बात कह रहे हो। ठीक है, अरे यहाँ पर इस पूरे मैं पूछ रहा हूँ कि कितना आपने कहा निकल गई? पूरे देश को नहीं संजीव मिश्रा जी देखिए, संजीव मिश्रा जी देखिए, एक सीधा सवाल है जो संजय से पूछ रहे हैं, वो सीधा सवाल है कि ये अब ऑन रिकॉर्ड आ गया कि गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने दबाव में आकर वापस लिया। तो कौन चला रहा है सरकार? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं जिनका माइक छीनकर उनको झूठा बोला जाए? कुछ नहीं हो सकता है। हुज इन कंट्रोल? ये कोई वाजिब सवाल है या नहीं? मतलब एक मजाक बन गया आज आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का, और उत्तर प्रदेश के लोग पूछेंगे कि किनको हमने वोट दिया। नहीं देखिए, नेताजी अभिभावक हैं और साथ में मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी हैं, सर्वमान्य नेता भी हैं। उनके सामने जो भी बात हो रही है उसका वो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से हल निकालेंगे। ये बात मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और जो संजय जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, संविधान पिता और बेटे को नहीं मानता। निवेदन संविधान मिश्रा जी, संविधान घंटे के अंदर संविधान पिता बेटा इसको नहीं मानता। मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश के जनमानस को भी वो निर्णय स्वीकार होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के जनमानस को एक परिवार की लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जी तनेजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता को एक पिता और बेटे के लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं, उनको जानना है कि उनका मुख्यमंत्री काम कर पाता है या नहीं। जी नरेंद्र तनेजा जी। तमन्ना तीन छोटे छोटे पॉइंट रखूंगा। जी
समाजवादी पार्टी जिस तरह के टेलीविजन पे आ रहे थे, करोड़ों अरबों हेलीकॉप्टर, महंगी गाड़ी, ये दिख रही थी। और एक इंग्लैंड में समाजवादी पार्टी, लेबर पार्टी, जिसके चेयरमैन साइकिल से जाते हैं, असली साइकिल। और ये समाजवाद, जी कौन सा समाजवाद है, वो जनता देख रही है। दूसरा बात, इन्होंने बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुलायम सिंह यादव, मिश्रा जी सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी को ऐसा लगता है पता ही नहीं है कितनी जुमलेबाजी क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्टेज थोड़े ना जो हम तो आपकी बात सुनते रहे और गलत बात संजीव मिश्रा जी सुन लीजिए उनकी बात। मेरी सिंपैथी है मिश्रा जी आपके साथ, आप बहुत डिफिकल्ट जॉब है आज आपका, मानता हूं मैं, मेरी सिंपैथी आपके साथ है। तीसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूं, आज प्रश्न सबसे बड़ा ये कि ये जो आज सरकार है, क्या ये संवैधानिक है? क्या इनके पास सफिशिएंट नंबर विधानसभा में है? कोई कह रहा है अखिलेश यादव के पास 100 है, कोई बोल रहा है उनके तनेजा जी आप लोग ये मांग रखेंगे, तनेजा जी आप लोग गवर्नर का पहले स्टेटमेंट देख लीजिएगा। हमने मांग रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर विधानसभा के तमन्ना विधानसभा के फ्लोर पर साबित करें इनकी मेजोरिटी है। किसकी मेजोरिटी है? चाचा की है, भतीजे की है, भांजे की है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का स्टेटमेंट आया है, तनेजा जी पहले उसको संज्ञान में लीजिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के सुलेमान खान, ये सरकार अनसंवैधानिक है। दिस इज नॉट आप खुद बोल रहे हैं आपके नंबर कितने, पहले ये तो बताइए। चाचा पिताजी, इससे सरकार नहीं चलती है। ये जो बात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ्लोर पे साबित करिए। तनेजा जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर का पहले बयान देख लीजिए। अरे साहब, उत्तर प्रदेश के परिवार के 22 करोड़ जनता, मुझे लगता है 12 करोड़ परिवार के या 22 करोड़ जनता। तनेजा जी एक मिनट रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए। जनता 12 परिवार जनता तो 2017 में आपको बताएगी कि 200 रुपए की अरहर की दाल किसने बेची। कौन लोग बैठे इस चैनल पे, लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? संजीव मिश्रा जी, नरेंद्र तनेजा जी, एक मिनट। संजीव मिश्रा जी और नरेंद्र तनेजा जी, एक मिनट, औरों को भी बोलने दीजिए प्लीज, औरों को भी बोलने दीजिए। अपमान किया है तनेजा जी रुक जाइए, तनेजा जी रुक जाइए, प्लीज सर, जवाब देगी तनेजा जी प्लीज रुक जाइए। ओके जी, सुलेमान खान आपका क्या पॉइंट है? आपको 2017 में सुलेमान खान आपका क्या पॉइंट रखिए। ओके, बहुत अपमान कर लिया जी, बस। अरे भाई चुप जाइए, जरा बोलने दिए। जी, समाजवादी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को कोई है, आपको तमीज है, कोई तरीका है डिबेट करने का? समाजवादी और बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से लड़ रहे हैं, बात तो सुनो। कौन कॉपीराइट आपके पास है? आप लोग कम से कम आपस में सीखने की जरूरत है। कौन सुनेगा? एक ही आध बार आए हो चैनल पे, की जरूरत है। तमीज सीख करके बात करना। तमीज ऐसे तमीज सीख लो पहले, तब बात करना। मुझे लगता है कि कोई आवाज नहीं, ये एक सीट नहीं मिलेगी आपको, सारी खाट तो उठ गई। रुकिए नहीं, इनको भैया आपके हमें कोई आवाज नहीं समझ आ रही है। तमीज नहीं है आपको बात करना। तमन्ना जी, हमें कोई आवाज नहीं आ रही है क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। आप ये सोचिए कि जो मुद्दा है वो कहाँ पर रह गया है, आप सोचिए ना। जो भैया हमें आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप अपना ऑडियो, हम आपका ऑडियो ठीक आएगी भी नहीं है। मैं तमन्ना जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग आपस में लड़के जो मैंडेट जनता ने उन्हें दिया था उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। विकास के लिए वो दिया गया था, ना ही कोई विकास हुआ, न कुछ हुआ। आपस में सत्ता को हथियाने के लिए और अपने झगड़े में उस मैंडेट की इन्होंने बेइज्जती करी, उनके साथ धोखा किया। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट साबित करिए, तो ये इसी तरह बोलेंगे। ये चाहते सरकार गिर जाए और जो भी काम बचा है थोड़ा बहुत हो सकता है वो भी नहीं हो, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है सरकारें गिराने में। अरुणाचल और उत्तराखंड में जैसे कांग्रेस की सरकार इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से गिराई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे वापस किया, तो इनका तो एक्सपर्टाइज है बीजेपी का इसमें। सरकार तो गिरी हुई है, ज्यादा। अब ये दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि एक आदमी ने मैंडेट को खराब किया। अच्छा, एक बड़ा सवाल, प्लीज, एक बड़ा सवाल, सरकार गिर जाए। सुलेमान खान रुकिए, तो एक बड़ा सवाल है इस पूरे ड्रामा में, इस
पूरे ड्रामा में सारा समाजवादी पार्टी में आपको समाजवादी पार्टी का बड़ा तरह सारा है क्योंकि आप मिले हुए हैं उनके साथ। तनेजा जी प्लीज 1 सेकंड, ये मिले हुए हैं, इनको बड़ा तरह सारा समाजवादी पार्टी पे कांग्रेस को बड़ा तरह सारा है। क्या वजह है? ये मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई का आज दिन नहीं है। कांग्रेस इस पूरे यूपी चुनाव में इतनी बड़ी प्लेयर इस वक्त नहीं है। कांग्रेस यूपी में किसी गिनती में ही नहीं है। लेकिन देखिए हाथ उठ चुकी। एक पॉइंट जो हाईलाइट करना आज जरूरी है, एक जो पूरे किरदार है इस ड्रामा में, अगर हम देखें कि चाचा है, भतीजा है, पिता है, बहुएं हैं, पत्नियां हैं और एक है अमर सिंह। इस सवाल पर आना जरूरी है क्योंकि आज अमर सिंह थे नहीं लखनऊ में, विनोद शर्मा जी, लेकिन वो एक तरह से सेंटर। अगर आपने कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा क्योंकि बीच में बोल रहे, कांग्रेस के बारे में सवाल नहीं है सर, अमर सिंह के बारे में सवाल है और विनोद शर्मा जी से सवाल है क्योंकि अमर सिंह की भूमिका यहाँ पर किस तरह से आपको समझ में आ रही है विनोद शर्मा जी? क्या कारण है कि मुलायम सिंह अमर सिंह को लेकर इतना डिफेंसिव है और अपने बेटे को भी वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन अमर सिंह के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए ऐसा है, अगर आप तमिलनाडु का उदाहरण देखें जहां पर करुणानिधि की अपनी पर्सनल इमीडिएट फैमिली कई ब्रांचेस में है, जहां जहां ऐसा कोई चित्र सामने आता है वहां रस्साकशी शुरू हो जाती है। जो लीगल लेयर्स होते हैं वो पॉलिटिकल लेयर्स भी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो विरासत है उनको भी पुराना उसमें पूरा हक मिले। अब बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात जो चल रही है कि जो माननीय मुलायम सिंह हैं, उनकी जो दूसरी धर्मपत्नी है, उनके भी बेटे हैं, वो भी कुछ एम्बिशंस रखते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बाहर के लोग होते हैं, देखिए अखिलेश यादव और अमर सिंह जी का जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो बहुत खराब हुआ है हाल ही के वर्षों में। और वो पहले उनको अंकल बोलते थे और फिर उन्होंने उनको पब्लिकली बोला कि मैं इनको अंकल नहीं मानता और बोलूंगा नहीं अंकल। और मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि मुलायम सिंह जी की क्या मजबूरियां हैं, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि आज के दिन जिन जिन लोगों का विरोध अखिलेश यादव ने किया, और मैं समझता हूं तर्क पे किया विरोध, अच्छी बात कह के विरोध किया कि वो क्यों उनके साथ काम नहीं कर सकते, उन सब लोगों का समर्थन मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में जो पार्टी के फोरम पे दिया उसमें किया। उन्होंने कहा कि अमर सिंह मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे जेल जाने से बचाया। फिर उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक बड़ी अच्छी फैमिली से आते हैं और उस संदर्भ में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का नाम भी नाम ले डाला। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो नाम उन्होंने ले डाला। और फिर उन्होंने कहा कि हम और शिवपाल यादव जो है वो कभी अलग नहीं हो सकते। शिवपाल यादव ने मेरे लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। तो ये तीन जो लोग हैं, ये तीनों के खिलाफ हैं अखिलेश यादव। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चचा के पास जाओ, गले लगाओ और सुलह कर लो उनसे। तो आज के दिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो कॉन्फिडेंस वोट की बात है, देखिए कॉन्फिडेंस ये तो एक पॉलिटिकल डिमांड है। कॉन्फिडेंस वोट के दौरान ये लोग जितवा लेंगे अपना कॉन्फिडेंस वोट अगर उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं चाहता कि इनकी सरकार गिरे, कोई नहीं चाहता कि प्रेसिडेंट रूल के तहत यूपी में इलेक्शन हो, उससे उनको बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव की जाती हैसियत की बात है, अब उनकी हैसियत समाजवादी पार्टी के भीतर बदकिस्मती से नहीं बची। वो एक अलग थलग पड़े हुए नेता नजर आ रहे हैं और उनके पास दो ऑप्शन है, या तो पार्टी छोड़ दें और या फिर अपने पिता के टर्म्स पे एक ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में मुख्यमंत्री बने रहे। वो जवान नेता है, अभी इलेक्शन नजदीक है, अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो सिंबल उनको नहीं मिलेगा, पार्टी का नाम उनको नहीं मिलेगा अगर वो स्वयं पार्टी छोड़ के जाते हैं तो। और इसके चलते शायद वो रहना अंदर भीतर पसंद करेंगे और भीतर अपने पिता के साथ बात कर कर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बहुत किसी और बात के लिए अगर उनकी आप इज्जत ना भी करें तो इस बात के लिए तो इज्जत करनी पड़ेगी कि एक अकेले आदमी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी जिसका कि अस्तित्व यूपी में बड़े स्तर पे काफी लंबे समय तक रहा है और केंद्र में भी उसके चलते रहा। और आज अपनी वृद्ध अवस्था में अपने ही सामने अपना ही बनाया हुआ भवन
वो ईंट बर ईंट गिरा रहे हैं। यही जो हम बात कर रहे थे कि परसेप्शन की लड़ाई है, और यहाँ पर दो तस्वीरें हैं जो हमने शुरुआत में कहा। एक जैसे विनोद शर्मा जी कह रहे हैं, एक पिता जिनकी अब उम्र हो गई है और जो पार्टी खड़ा किया उसे बेटा ध्वस्त कर रहा है, और दूसरी तरफ एक जवान मुख्यमंत्री जो काम करना चाहता है और उसे दबोचा जा रहा है। अब कौन सी कहानी चलेगी? इसमें चलने वाली कहानी, इसमें बीच में यह जिक्र करना जरूरी है जो संजय सिंह जी ने बोला था कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि जिन पर सो मोटो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को या किसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेके एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सच बात है। ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी घर का बंटवारा हो रहा है और बाकी प्रदेश का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो वो पैसा कहां से आया और कहां गया, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। दूसरा है कि अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे, ये सबको याद रखना चाहिए और इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के ट्रेडिशनल वोट बेस के ऊपर एक एडिशनल लेयर ऑफ वोट्स लेकर आए थे, जो उनके नौजवान नेता होने की वजह से और उनके नए विचारों की वजह से आई थी कि टैक्स सेवी आदमी है। आज के भाषण में उन्होंने जिक्र किया कि हमने घोषणा पत्र को कैंसिल किया, उसमें टैबलेट और मोबाइल फोन जोड़ा। अखिलेश का आज का भाषण मुझे नहीं लगता है कि बहुत भावुक भाषण था, वो बीच में भावुक हुए, शायद वो हिस्सा भी स्क्रिप्टेड रहा हो, लेकिन उन्होंने बहुत तथ्य पॉइंट वाइज अपनी बात रखी है, एक एक मुद्दे को रखा है, उन लोगों के नाम लिए जैसा विनोद जी ने कहा जिनसे उनको दिक्कत है, क्या क्या अखिलेश ने किया ये उन्होंने गिनाया। कौन सा प्रोजेक्ट आपने 24 महीने में कहा था और मुझे 22 महीने में पूरा करने को कहा गया, मैंने 22 महीने में किया, कितना विकास का काम किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और एक तरह से ऑफेंसिव पे नजर आए। अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक बड़ी आलोचना उनकी होती आ रही है उन लोगों के बीच जिन्होंने अखिलेश की शक्ल देखकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। वो ये कि ये लड़का अपने पिता और चाचा की छाया से मुक्त क्यों नहीं होता है। मुझे लगता है कि अखिलेश बहुत लंबे समय तक इसको चलाते आए हैं, 4.5 साल चला लिया उन्होंने। वो ये भ्रम नहीं, ये ऐसा आभास नहीं देना चाहते हैं कि वो सत्ता के लालच में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अगर वहां उनके पिता न होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। आज भी वो इंतजार हो रहा है अखिलेश की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, कि अगर इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए तो एक बड़ा सिंपैथी वोट भी उनके साथ एक और लेयर जुड़ेगी जो सिंपैथी की लेयर होगी, और मुलायम सिंह यादव के अपने समर्थक, निजी समर्थक जो मुलायम सिंह यादव की शक्ल देख के वोट देते हैं, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के कह देने भर से अपने वोट शिवपाल सिंह यादव को डालाएंगे। वैसे इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है कि अमर सिंह, जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी खामोशी ही कई सवालों का जवाब है और अखिलेश को मेरी शुभकामनाएं। अब किस अंदाज में अमर सिंह बोल रहे हैं ये बताना मुश्किल है। वैसे संजीव मिश्रा, मैं कोशिश करूंगी शायद आप कुछ बोल दें। अमर सिंह ने ऐसे क्या जादू कर दिया है नेताजी पर कि बेटे भी नहीं दिख रहे हैं? ऐसा कौन सा कर्ज है जिसकी भरपाई कर रहे हैं नेताजी? देखिए, कई चीजें तमन्ना जी, नेताजी का अपना राजनीतिक इतिहास है, 150 के आसपास तक, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रही। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई 2012 के चुनाव में, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, उपलब्धि की बात थी जब पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, 225 सीटें। संजीव जी, मेरा सवाल अमर सिंह पर है। दूसरी चीज ये भी है, हाँ मैं वहां ला रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो नेताजी ने किया, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमर सिंह जी का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज जो हालात बदले हैं, मुझे लगता है कि इस पर भी कोई ना कोई निर्णय जल्दी से जल्दी होगा। धैर्य रखिए तमन्ना जी, ये सब कुछ चीजें लाइन पे होंगी और माननीय नेताजी ऐसा निर्णय लेंगे। निर्णय कैसे होगा? अमर सिंह को अंत में मतलब पूरे मामले से हटाना ही पड़ेगा, तभी अखिलेश शांत होंगे। जी नरेंद्र तनेजा। तमन्ना, एक चीज आप भूल रहे हैं कि जनता का विश्वास अब इनमें आज का जो देखा जनता ने, उसके बाद कोई विश्वास जनता का भी, अब ये जो सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये डेड बॉडी है, ये कोई सरकार नहीं है।
और जनता का इनमें रत्ती भर विश्वास नहीं है। मैं संजीव मिश्रा से है, इनके साथ मेरी सिंपैथी है, मेरी सिंपैथी है हुजूर आपके साथ, मेरी आपके पास सिंपैथी है, पार्टी का मेरी आपके पास सिंपैथी है, तो निश्चित रूप से ब्रेक के बाद हम वो अहम सवाल पूछेंगे जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, हमें यादव परिवार की लड़ाई में आज क्यों दिलचस्पी है? इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो चुनाव होंगे उसमें इसका क्या असर पड़ेगा, कौन सी पार्टी को फायदा, कौन सी पार्टी को नुकसान। इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या अखिलेश और शिवपाल फिर से गले मिलेंगे, सुलह हो जाएगा समाजवादी पार्टी में, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, आगे एक साथ लड़ेंगे। लेकिन अंत में क्या ये इतना मैटर करता भी है? क्योंकि अब सवाल है कि इससे फायदा किसको होगा। वैसे आप अगर हमारे ट्विटर पोल में हिस्सा लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, ये पोल अभी भी जारी है। इसके रिजल्ट हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। हम पूछ रहे हैं कि अगर अखिलेश ने मुलायम का साथ छोड़ दिया तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या वो टिक पाएंगे? आप अपना व्यू इस पर दे सकते हैं। सब अब रुके हुए हैं कि इस स्प्लिट का या इस विवाद का फायदा किस पार्टी को होगा, और आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। ओके, तो नरेंद्र तनेजा जी, तमाम आपके जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात आप लोग कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक की भी बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों को मिलाकर उसमें क्या ये भी आप एक मुद्दा बनाएंगे कि देखिए इस परिवार में तो झगड़े होते रहते हैं? ये परिवार का अब तो किसी इररिलेवेंट फोर्स है, इनकी कोई गिनती नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, जनता देख रही है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? अरे 22 करोड़ जनता को होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को। इन्होंने क्या करा, सैफाई वैफाई करोड़ों अरबों सब देखा। ये कहा साइकिल से देखिए आज सब हवाई जहाज में घूमने वाले हो गए, अरबपति हो गए। खुद ही ये लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, खुद ही बोल रहे हैं। आलोक जी से मैं सहमत हूं, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो अरबों की बातें हो रही है, किसने लिया, कहां लिया, कैसे गया, इस जनता का पैसा पता होना चाहिए जनता को। और जहां तक बात है कि उत्तर प्रदेश की, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा, अब हमारी चिंता, हम सिंपैथी रखते हैं लोगों से। हमारी चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिसको विकास चाहिए, जिसको बिजली चाहिए, जिसको पढ़ाई चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जहां पे आप देखिए मथुरा जैसे शहर के अंदर आपने देखा सुप्रीम पुलिस को मार दिया, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। एक सेकंड मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारा यह है कि हमारा एजेंडा यूपी को लेकर, हमारा एजेंडा विकास, हम उसको लेके आएंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता विकास देखे, वहां रोजगार पैदा हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर आओ। और ये जो लोग जो करोड़ों अरबों का इन्होंने घोटाले किए, इनसे हिसाब दिया जाएगा। ये अरबों रुपया आपने कहां छुपाया, और ये जो आप लोगों ने काम करे, जनता को ठगा, जनता को जो ठगा आपने, इसका हिसाब दीजिए। मैं तमन्ना जी कहना चाहता हूं, जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बाइट सुनवाई, तो ये तो जुमले वो हमेशा से देते आए हैं, इनफेमस हैं वो जुमले देने के लिए। उन्होंने और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जुमला दिया। तो उनसे कोई ये पूछे कि 73 सांसद आपके उत्तर प्रदेश से हैं या आपके सहयोगी दल भी उसमें शामिल हैं, 73 सांसदों ने 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, और वो प्रधानमंत्री थे। तो एक तरफ तो सत्ता हथियाने की जंग है और परिवार को बचाने की हजार गिनाता हूं मैं, दूसरी तरफ ये लोग जुमले दे रहे हैं, ये जुमले बोलते हैं क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि वो जुमले बोलते हैं। आपने कहा गरीबी हटाओ का जुमला किसने दिया था? अरे अमित शाह जी कहते हैं रिएक्शन, और फिर हम चलेंगे नंबर क्रंचिंग पर। जी संजीव मिश्रा। अरे भाई चुप तो हो जाए। गरीबी हटाओ का जुमला सबसे बड़ा जुमला, चुप हो जाए। सबसे बड़ी जनता इनको शांत करिए। कांग्रेस ने करी थी। प्लीज एक एक करके ऐसा मत कीजिए। परेशान हो गया संजीव मिश्रा, नरेंद्र मोदी जुमला बोलने के लिए मशहूर है, इनफेमस है मैं तो कहूँगा। बंद कराइए। और समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता की लड़ाई में लड़ी है, लगी है। इस सब बातों में यूपी की जनता जो है वो सफर कर रही है, उसका नुकसान हो रहा है।
तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो आवाम की बात है, जो यूपी की जनता की फ्लाइट है, उसे उठा रही है। और तो सब पार्टियां सत्ता में और जुमले बोलने में लगी हैं। ओके, संजीव मिश्रा जी, कहाँ कहाँ भागेंगे आपके वोटर? जी मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, बताइए फिर। 2014 में जिस तरीके से गंगा ने बुलाया था, और उसके बाद गंगा जी मुझे लगता है कि विदेशों में बहने लग गई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो केवल गंगा जी की तलाश में विदेशों में जाते रहे। 2.5 साल से जो उत्तर प्रदेश और देश के लिए किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से धोखेबाजी पार्टी ने की है, और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी पूरे देश और प्रदेश की जनता। $51 बिलियन का हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए नेता लोग अपने तरीके से पूरी चीजों को प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। जी मैं भी कह लूं, बीजेपी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या विकास होना है, किसानों का न्यूनतम मूल्य क्या जाना है, ओके। अरे कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। गन्ने का जो एरियर्स है वो कैसे देना है, गिनती में नहीं है। विकास कैसे होना है, नौकरी 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियों का नरेंद्र मोदी जी ने, इसका भी कोई मतलब है? शायद 2 लाख नौकरियां सरकार बनाएगी, कर पाए। सरकार बनाएगी, एरिया गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में, और अखिलेश नंबर पर आते हैं, आंकड़ों पर आते हैं। तो इसलिए आप विनोद लोग, शर्मा का कहना है, आपको बहुत ये तो आंकड़े कहते हैं। सुलेमान खान जी, संजीव मिश्रा जी प्लीज रुक जाइए। हम अब बात कर रहे हैं कि वोटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। सीरियस बात है, आप लोगों को भी एक्चुअली हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम तो रुके ही हैं, हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, किस तरह से इसका आपको लगता है रिएक्शन पड़ेगा वोटर्स पर? विनोद शर्मा जी का आकलन है कि सबसे बड़ा फायदा बीएसपी को, क्योंकि मुस्लिम वोट वहां पर जाएंगे, लेकिन ये भी आकलन है कि जो ओबीसी वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, बीजेपी को भी इसमें फायदा हो सकता है। विनोद जी ये ठीक कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया में जो मुस्लिम वोट जाते हैं वो निश्चित तौर पर वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2002 से चुनाव के जो कहें कि उसमें जो मुस्लिम वोट का परसेंटेज है तो समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो 78% के आसपास था वो अब 58 के आसपास रह गया है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है जो करीब 22% हो गया था, और अभी कुछ और उनको बढ़ने की उम्मीद है जो मुस्लिमों का वोट परसेंटेज है। लेकिन एक दूसरी जो बड़ी चीज है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, उसमें बहुत जबरदस्त सेंध भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, और जो उसमें सबसे कमाल की बात है कि वाल्मीकि का तो 100 में से 78 वोट वो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में, और जाटव वोटों में भी 12% की कमी आई है बीएसपी के अपने खुद के खाते में। तो ये जो मोटे मोटे कहें कि सीधे सीधे जो एक तरफ से दूसरी तरफ जातियों को वोट जा रहे हैं, उसमें मुसलमानों के वोट खड़े होंगे, तो जब बीजेपी मजबूत होती दिखेगी तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से ऐसे भाग के वो बसपा में जा रहे होंगे। तो मुझे पहला सिनेरियो जो दिख रहा है अभी की सर्जिकल स्ट्राइक, जो डेवलपमेंट एजेंडा, जो मोदी की छवि, जो अखिलेश यादव की लड़ाई, उसमें सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है, क्योंकि उनको बहुत छोटी छोटी लेकिन अच्छी एडवांटेज वो हासिल कर रहे हैं। जैसे रीता जोशी का आना, इस तरह से ढेर सारी छोटी छोटी चीजें, ब्रजेश पाठक का आना, स्वामी प्रसाद मौर्य का आना। और दूसरा बड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है अगर वो खुद को ये दिखाने की स्थिति में रहें कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। एक तीसरा सिनेरियो बन सकता है अगर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो नया नेतृत्व है दोनों का, अखिलेश और राहुल, एक दूसरे से कुछ अंडरस्टैंडिंग करें, तो वो एक बड़ी फोर्स इस तरह से बन सकते हैं कि मुसलमानों को भरोसा दिलाने के लिए ये दो चेहरे सामने आ सकते हैं, और तब शायद समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन अभी के हाल में अगर राहुल और अखिलेश बात नहीं कर पाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को, फिर बसपा को, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और ये इतना समय बचा है क्या कि राहुल और अखिलेश किसी तरह से साथ आ पाए? दूसरी तरफ एक महागठबंधन की बात हो रही है जो मुलायम जी सोच सकते हैं, तो किस तरह से एक फॉल आउट आप देख रहे हैं? देखिए तमन्ना, पहले तो महागठबंधन को रूल आउट करना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अभी बिहार के चुनाव में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसके बाद उन पार्टियों में से कोई उनके महागठबंधन में शामिल होगी, इसमें मुझे बहुत गंभीर शक है। दूसरी बात, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है, मैं फिर ये बात जोर देके कह रहा हूं, ये कहने के लिए बहुत जल्दबाजी है कि समाजवादी पार्टी के वोट जा रहे हैं और वो वोट किसको मिलेंगे इसका हिसाब जोड़ना शुरू कर दिया जाए।
समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत ही यूनिक ड्रामा चल रहा है, ऐसा ड्रामा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वो कहां पहुंचेगा, ये सही बात है कि बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है अखिलेश यादव इस चुनाव को गंवाने की स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन वो अपना सारा वोट बेस गंवा देंगे, वो अपने पिता का सारा वोट बेस गंवा देंगे, ये कहना थोड़ा जल्दी होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा और अगर अखिलेश यादव को थोड़ी बहुत भी सिंपैथी वेव का फायदा मिल गया तो शायद सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें आप दूसरों के फायदे के बजाय दूसरों का नुकसान जोड़ने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कुछ महीनों पहले तक विनोद शर्मा जी, जहां पर एसपी और बीजेपी के बीच में ये सबसे बड़ी लड़ाई नजर आ रही थी, बीजेपी भी लगातार कहती थी कि समाजवादी पार्टी हमारे प्रतिद्वंदी है एंड वाइसा वर्सा। अब वो स्थिति बदल रही है इस लड़ाई के बाद और बीएसपी बनाम बीजेपी की एक तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्लोगन इसलिए दिया क्योंकि वो दलित वोटों को तोड़ना चाहते थे और वो दलित को अपनी तरफ लाना चाहते थे। देखिए, नॉन जाटव दलित जो है वो वोट डालता है मुलायम सिंह के खिलाफ, क्योंकि उसको मुलायम सिंह से ज्यादा डर लगता है और जाटवों से कम डर लगता है, यादवों से ज्यादा डर लगता है और जाटवों से कम डर लगता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाए, जब ऐसा लगे कि मुलायम सिंह की पार्टी सत्तारूढ़ नहीं होने वाली है, तो फिर उसकी संभावना जो है वो बदल जाती है। और वो संभावना मैं समझता हूं आज के दिन, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कमाल किया था, ये बात सच है कि उनको जो सपोर्ट मिली थी उसमें कास्ट जो है वो इररिलेवेंट हो गई थी, हर कास्ट ने उनको वोट डाला था। अब सवाल ये है कि आज के दिन जो राजनीतिक अराजकता है, मैं उसको अराजकता बोलता हूं, वो जो यूपी में है, उसके चलते वो क्या वो सूत्र बांध सकते हैं दोबारा, और वो सूत्र किस तरह से बंधेगा। देखिए, अभी तक जो कैंपेन बीजेपी का हुआ है जी, वो मेजॉरिटी कंसोलिडेशन के लिए हुआ है। जो जो स्लोगन उन्होंने दिए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, ट्रिपल तलाक हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और जो काउ विजिलेंटिज्म है, ये सब मेजॉरिटी कंसोलिडेशन के लिए है। और उसमें जो मेरी जानकारी है वो कुछ सक्षम हुए हैं, उसमें कुछ कामयाब हुए हैं वो जमीन पर। अगर ये मेजॉरिटी कंसोलिडेशन चलता रहेगा तो फिर गेम विल बी वाइड ओपन। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वीक हुई तो कंटेस्ट फिर मायावती और बीजेपी के बीच में होगा। और अगर मायावती के साथ कांग्रेस आ जाती है, मायावती के साथ, अखिलेश के साथ नहीं, मायावती के साथ, तो फिर मैं समझता हूं वो चित्र बदल सकता है। तो इतने सारी चीजें हो सकती है, वर्जन्स हैं, ऑप्शंस हैं, इस वक्त कहना मुश्किल है। तनेजा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तनेजा जी कुछ दिन पहले तक हमने सोचा नहीं कि ये स्थिति आएगी, तो राजनीति में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तमन्ना, दबे कुचले बेरोजगार गरीब, इनका ये ना जाति को मानते ना मजहब को मानते, विकास चाहिए। अब जो तमाशा हमने आज देखा, एक सेकंड तमन्ना, जो तमाशा जनता ने आज देखा है, जनता का अब जनता का इस सरकार में विश्वास नहीं, इस सरकार को जाना चाहिए। ये विश्वास जनता का आना चाहिए। इन्होंने उत्तर सवाल ये है, इस सरकार को अगर जाना चाहिए तो किसको आना चाहिए? हमने पूछा लोगों से, देखिए बहुत हमारे पोल के रिजल्ट सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने पूछा लोगों से कि क्या बिना मुलायम सिंह के साथ के क्या अखिलेश राजनीति में टिक पाएंगे? 59% लोग कहते हैं हाँ, 41% लोग कहते हैं ना। काफी क्लोज है, लेकिन ज्यादातर लोग अखिलेश को शायद अपने आप इंडिपेंडेंटली देखना चाहते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है कि शिवपाल यादव गए थे अखिलेश के घर, लेकिन अखिलेश उनसे मिले बिना निकल गए हैं वहां से। इस पूरी लड़ाई का जो ड्रामा है वो चलते रहेगा, कोई अंत अब तक सामने नहीं आया है। किस हद तक ये लड़ाई जाएगी ये तो हम देखते ही रहेंगे कि ये ड्रामा का सस्पेंस या क्लाइमैक्स कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।